हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम दिल का क्या कसूर एक दर्द भरी प्रेम कहानी का दूसरा भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। जब कादम्बरी जी ने नायरा के फेस पर उदासी देखी तो उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ नायरा, तुम इतनी सैड क्यों हो? कुछ हुआ है तो मुझे बताओ। चलो पहले तुम यहाँ बैठो। ये कहकर कादम्बरी जी ने नायरा को सोफे पर बैठने का इशारा किया। नायरा सोफे पर ही बैठ गई। कादम्बरी जी भी अपनी व्हीलचेयर सोफे के पास ले आई और फिर उससे पूछा, अब बताओ क्या हुआ है? कादम्बरी जी की बात सुनकर नायरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कादम्बरी जी का हाथ पकड़ते हुए कहा, आंटी आप तो जानती हैं ना, मैं एक ही बात से उदास हो सकती हूँ। नायरा की बात सुनकर कादम्बरी जी समझ गई कि नायरा रणविजय के बारे में एक बात कर रही है। उन्होंने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या रणविजय ने इस बार भी तुम्हें मना कर दिया? नायरा ने उदासी भरे लहजे में कहा, हाँ आंटी, मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की पर वह मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं है। वो जैसे शिवांगी की यादों से बाहर निकलना ही नहीं चाहता है। समझ नहीं आ रहा आंटी, मैं उसे कैसे अपनी बात समझाऊं? कादम्बरी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नायरा मैं खुद रणविजय से बात करूंगी, तुम चिंता मत करो। और बेटा तुम जानती हो ना, वो मेरी बात कभी नहीं टालता है। कादम्बरी जी की बात सुनकर नायरा के फेस पर एक राहत भरी स्माइल आ गई। उसने कादम्बरी जी से कहा, सच आंटी, आप मेरे लिए रणविजय से बात करेंगी? आप नहीं जानती आंटी कि रणविजय मेरे लिए क्या है। कादम्बरी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती हूँ नायरा कि तुम काफ़ी सालों से रणविजय को पसंद करती हो, लेकिन मैंने पहले कभी रणविजय से इस बारे में बात नहीं की क्योंकि मैं जानती थी कि रणविजय शिवांगी को पसंद करता है, तो फिर उसे इस बारे में बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। लेकिन जब से शिवांगी गई है तब से मैं खुद भी रणविजय के लिए बहुत परेशान हूँ। अब तो वो इस हवेली में भी बहुत कम आता है। मुझे खुद को रणविजय को देखे हुए कई दिन हो जाते हैं। बहुत बदल गया है वह। ये कहते हुए कादम्बरी जी उदास हो गई। नायरा ने कादम्बरी जी को समझाते हुए कहा, इसीलिए तो मैं चाहती हूँ आंटी कि रणविजय जल्द से जल्द शादी कर ले, क्योंकि जब तक उसकी लाइफ में कोई दूसरा नहीं आएगा तब तक वो शिवांगी की यादों से बाहर नहीं निकलेगा। कादम्बरी जी ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, ठीक है, मैं कल सुबह ही रणविजय से मिलने के लिए जाती हूँ। अब तो तुम उदास मत हो। कादम्बरी जी की बात सुनकर नायरा ने खुश होकर कादम्बरी जी के गले लगते हुए कहा, जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे उदास होने की क्या ज़रूरत है आंटी। अब तो सारी बातें मैंने आप पर छोड़ दी है कि आप रणविजय को मुझसे शादी करने के लिए मना ही लोगे। कुछ देर बाद बात करने के बाद नायरा वहाँ से चली गई। नायरा की जाते ही कादम्बरी जी ने अपने फ़ोन में रणविजय का नंबर डायल किया और सामने से एक दो रिंग के बाद ही रणविजय ने कादम्बरी जी का फ़ोन अटेंड कर लिया। रणविजय ने सामने से कहा, हेलो मॉम, आप ठीक तो है ना? इतनी रात को आपने मुझे फ़ोन किया? कादम्बरी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। और वैसे क्या मुझे अपने बेटे से बात करने के लिए वक्त का ध्यान रखना पड़ेगा? रणविजय ने स्माइल करते हुए कहा, अरे नहीं मॉम, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो बस यह कहना चाहता था कि इतनी देर तक आप जागती हैं ना, इसलिए मैंने आपसे ऐसा पूछा। वैसे बताइए, सब ठीक तो है ना? कादम्बरी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, रणविजय, यहाँ सब ठीक है, बस मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, इसलिए कल सुबह तुम ऑफिस थोड़ा देर से चले जाना क्योंकि मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगी। रणविजय ने कहा, ठीक है मॉम, मैं आपका वेट करूँगा। फिर कुछ देर और बात करने के बाद रणविजय ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। दूसरा दिन, रणविजय का मेंशन। मॉम, आप ये कैसे जिद पकड़ कर बैठ गई हैं? मैंने कह दिया ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, बल्कि मुझे तो अब कभी भी शादी नहीं करनी है। रणविजय ने कादम्बरी जी से कहा तो कादम्बरी जी ने उदास होते हुए कहा, रणविजय, तुम्हें अपने लिए बीवी नहीं चाहिए, पर मुझे अपने लिए बहू चाहिए। मेरी भी और माओ की तरह कुछ सपने हैं कि मैं अपनी बहू को और अपनी पोता पोती को देखूं। क्या तुम मेरी इतनी सी इच्छा भी पूरी नहीं करोगे?
क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं कितना ज़्यादा अकेला महसूस करती हूँ खुद को? तुम हो कि अब हवेली में भी नहीं आते हो। तुम क्यों भूल जाते हो कि तुम्हारी एक माँ है जो तुमसे कुछ उम्मीदें रखती है? बेटा, शिवांगी के जाने के बाद मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैंने अपना बेटा भी खो दिया है। कहते हुए कादम्बरी जी की आंखों में नमी आ गई और उनकी आवाज़ भी रूंध सी गई। रणविजय कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था, पर अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं। उसने गहरी सांस ली और अपनी माँ के सामने घुटनों के बल बैठते हुए कहा, माँ, आप ऐसा क्यों सोचती हो? फिर कादम्बरी जी के आंसू साफ करते हुए बोला, आपका बेटा हमेशा ही आपका है। बस मैं अपने बिजनेस को लेकर थोड़ा ज़्यादा ही बिजी रहता हूँ, इसलिए हवेली नहीं आ पाता हूँ। पर मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ माँ, यह बात आप भी अच्छे से जानती हैं। कादम्बरी जी ने रणविजय के गाल को छूते हुए कहा, तो बेटा प्लीज़ मेरे लिए बहू ले आओ। और देखो, नायरा बहुत अच्छी लड़की है, वह तुम्हें काफ़ी वक्त से पसंद भी करती है और मुझे भी नायरा बहुत पसंद है। तुम अपनी ये जिद छोड़ क्यों नहीं देते हो? बेटा, मैं माँ हूँ, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि तुम खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी जियो। कादम्बरी जी की बात सुनकर रणविजय ने उनके दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहा, तो आपको बहू चाहिए, है ना? रणविजय की बात सुनकर कादम्बरी जी ने अपना सिर हाँ में हिलाया तो रणविजय ने कहा, ठीक है, तो मैं आपको बहू ला कर दूंगा, पर फिलहाल के लिए मुझे कहीं जाना है। रणविजय की बात सुनकर कि वो शादी के लिए तैयार हो गया है, कादम्बरी जी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वो खुश होते हुए बोली, तुम सच कह रहे हो? तुम शादी करोगी? रणविजय खड़ा हुआ और अपनी माँ की तरफ पीठ करते हुए बोला, आपको बहू चाहिए ना, तो बहुत जल्द मैं आपके लिए बहू लेकर आऊँगा। फिलहाल अभी मुझे जाना होगा, कहकर रणविजय ने अपनी कदम अपनी रूम की तरफ बढ़ा दिए। कादम्बरी जी स्माइल करते हुए उसे जाते देखती रहीं और खुश होते हुए खुद से ही बोली, मुझे यह खुशखबरी नायरा को देनी होगी कि रणविजय शादी के लिए मान गया है। शिमला। दादी, वहाँ जाकर आप मुझे फ़ोन करना और वहाँ अपना ख्याल रखिएगा, और हाँ, अपनी दवाई लेना मत भूलिएगा, श्री ने दादी को समझाते हुए कहा। तो दादी ने हंसते हुए कहा, बस करो मेरी दादी माँ, मैं अपना ख्याल अच्छे से रखूँगी और तुम भी अपना ध्यान रखना, ठीक है? कहकर दादी गाड़ी में बैठ गई। दादी के बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। श्री ने हाथ हिलाते हुए कहा, दादी माँ, मुझे फ़ोन करना मत भूलना। कुछ ही देर में वो गाड़ी हवेली के मेन गेट से बाहर निकल गई। श्री वापस अंदर जा ही रही थी, तभी सामने की तरफ उसकी नज़र गई, जहाँ पर नेहा अपने माँ पापा के साथ कहीं जाने को तैयारी कर रही थी। श्री ने नेहा को आवाज़ देते हुए कहा, नेहा, कहाँ जा रही हो? नेहा और उसके माँ पापा दोनों ने ही काफ़ी अच्छे कपड़े पहने हुए थे। नेहा, जिसने एक फ्रॉक पहनी हुई थी, वह भागते हुए श्री के पास आई और बोली, दी, हम यहीं पास ही गांव में जा रहे हैं, हमारे रिश्तेदार के यहाँ शादी है, बस वहीं पर। फिर अपनी फ्रॉक दिखाते हुए कहा, वैसे मेरी फ्रॉक कैसी लग रही है? कहकर नेहा चारों तरफ घूमने लगी तो श्री ने पहले उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो, बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह। फिर अपनी आंख का हल्का सा काजल लेकर नेहा के कान के पीछे लगाते हुए कहा, बस तुम्हें किसी की बुरी नज़र ना लगे। अब तक नेहा के माँ पापा भी वहीं आ गए। नेहा के बाबा वहाँ पर गार्डन में माली का काम करते थे। नेहा के बाबा ने कहा, अच्छा श्री बिटिया, अब हम चलते हैं, कल सुबह तक हम लोग वापस आ जाएंगे। श्री ने कहा, ठीक है बाबा, आराम से जाना, कहकर श्री अंदर चली गई। रात के वक्त श्री अपना डिनर करके अपने रूम में चली गई थी। सभी सर्वेंट भी सारा काम खत्म करने के बाद सर्वेंट क्वार्टर चले गए थे। श्री अपने बेड पर बैठकर एक बुक पढ़ रही थी। श्री को बुक्स बहुत पसंद था और इस वक्त वो एक रोमांटिक नोवेल पढ़ रही थी। श्री ने इस वक्त हल्के आसमानी कलर की सिंपल सी कुर्ती और प्लाजो पहना हुआ था और अपने बालों कंधे की एक साइड करके आगे किया हुआ था। इस सिंपल लुक में भी श्री बहुत ही प्यारी लग रही थी कि तभी अचानक से रूम की लाइट बंद हो गई। श्री ने हड़बड़ाकर पूरे रूम की तरफ देखा और खुद से ही कहा, यह अचानक लाइट को क्या हुआ? पहले तो कभी इस तरह से लाइट नहीं गई। श्री ने बुक को साइड में रखा। पूरे रूम में इस वक्त अंधेरा था, बस बाहर से आ रही चांदनी की रोशनी ही अंदर थोड़ी बहुत रोशनी बिखेर रही थी। श्री आहिस्ता से अपने बेड से नीचे उतरी और अपना फ़ोन लेके
फ़ोन लेने के लिए साइड टेबल की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। साइड टेबल पर रखा हुआ फ़ोन उठाकर श्री ने उसकी फ्लैश लाइट ऑन की और फ्लैश लाइट की रोशनी में धीरे धीरे कर श्री आगे बढ़ने लगी और किसी तरह से रूम से बाहर आई। श्री को थोड़ा अजीब भी लग रहा था क्योंकि श्री पिछले 1 साल से इस हवेली में रह रही थी और कभी भी इस तरह से पूरी हवेली में अंधेरा नहीं हुआ था और लाइट जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। श्री किसी तरह से सीढ़ियों के पास आई तो उसने देखा कि हॉल में पूरी तरह से अंधेरा नहीं था बल्कि हल्की हल्की मध्यम रोशनी भी थी। श्री ने वहाँ के सर्वेंट को आवाज़ देते हुए कहा, श्यामू काका, श्यामू काका, आप कहाँ पर हो? आप वहाँ पर हो क्या? लेकिन उसे किसी भी आवाज़ का जवाब नहीं मिला। श्री समझ गई कि सभी लोग सर्वेंट क्वार्टर चले गए हैं और यह सोचकर तो श्री को और भी ज़्यादा डर लगने लगा क्योंकि इसका मतलब था कि श्री इस पूरी हवेली में इस वक्त अकेली थी। श्री किसी तरह से सीढ़ियों की रेलिंग को पकड़ते हुए धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरने लगी। तभी उसे एक तेज आवाज़ अपने पीछे से सुनाई दी जिससे श्री एकदम से घबराकर पीछे की तरफ पलटी और इस बार उसका फ़ोन उसके हाथ से छूटकर सीढ़ियों से नीचे जा गिरा। श्री अभी डरी हुई आंखों से अपने पीछे देख रही थी पर उसे वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आया। फिर श्री ने पलटकर अपने फ़ोन की तरफ देखा जो सीढ़ियों से लुढ़कते हुए बिल्कुल नीचे जा गिरा था। श्री ने अपने सीने पर हाथ रखा। इस वक्त उसकी धड़कनें बहुत तेज़ी बढ़ रही थी और डर की वजह से उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें भी नज़र आ रही थी। श्री ने खुद से ही कहा, श्री शायद कोई बिल्ली होगी, ऐसे डर मत। सोचकर श्री धीरे धीरे रेलिंग का सहारा लेकर सीढ़ियाँ उतरने लगी। उसका ध्यान अपने फ़ोन की तरफ ही था कि तभी उसने महसूस किया कि सीढ़ियों से थोड़ी दूर पर एक साया खड़ा हुआ है। श्री ने अपनी नज़र उठाकर उस साये की तरफ देखा। वहाँ रोशनी काफ़ी मध्यम थी लेकिन इतना तो नज़र आ रहा था कि कोई उसकी तरफ पीठ किए हुए खड़ा हुआ था और वो शख्स काफ़ी लंबी चौड़ी पर्सनालिटी का लग रहा था और उसका ऑरा भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था जिसे महसूस कर श्री को एक अलग ही तरह का डर महसूस हो रहा था। श्री के बढ़ते कदम वहीं रुक गए और वो अपनी कांपती हुई आवाज़ में बोली, कौन है वहाँ पर? श्री को डर लग रहा था कि वो हवेली में इस वक्त अकेली है और अगर वो कोई चोर वगैरह है तो हो सकता है कि वो उसे कोई नुकसान पहुंचा दे। उस शख्स ने श्री के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया तो श्री ने एक बार फिर से अपना सवाल दोहराया, मैं पूछ रही हूँ कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? तभी उस शख्स की भारी और डरा देने वाली आवाज़ उसके कानों में आई, मैं वही हूँ जिसकी कैद से भागकर तुम यहाँ आकर छिप गई हो और यह सोच रही हो कि तुम ज़्यादा दिनों तक मुझसे छिप कर रह पाओगी। श्री इस आवाज़ को अच्छे से पहचानती थी। यह उसी इंसान की आवाज़ थी जिसका खौफ आज भी उसके दिमाग में बसा हुआ था। इस आवाज़ को सुनकर श्री की आंखें फटी की फटी रह गई। तभी वो इंसान झटके से श्री के सामने पलटा और अपनी लाल आंखों से उसे देखते हुए बोला, अब भागकर कहाँ जाओगी श्री? वक्त आ गया है दोबारा मेरी कैद में आने का। कहते हुए उस इंसान के होठों पर एक रूथलेस स्माइल आ गई। उस शख्स के बगल में ही एक लैंप रखा हुआ था जिसकी धीमी धीमी रोशनी उस इंसान के चेहरे पर पड़ रही थी जिसमें श्री उसके होठों पर उस हंसी को देख पा रही थी। वो हंसी कोई नॉर्मल हंसी नहीं थी बल्कि ऐसी हंसी थी जिसे देखकर श्री की रूह तक कांप गई। श्री धीरे धीरे वापस अपने कदम पीछे लेने लगी पर उस इंसान ने भी अपने कदम श्री की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इतने वक्त बाद तुम्हारी आंखों में यह खौफ देखकर दिल को बड़ा सुकून मिल रहा है श्री, क्योंकि यही दहशत हमेशा ही मैं तुम्हारी आंखों में देखना चाहता हूँ, सारी जिंदगी के लिए। कहते हुए उस शख्स की आंखों के भाव एकदम से डार्क हो गए। वो कोई और नहीं रणविजय था और रणविजय चौहान यह वही था जिससे श्री 1 साल पहले बचकर भागी थी। रणविजय को अपनी तरफ बढ़ते देखकर श्री जल्दी से पलटी और सीढ़ियाँ चलते हुए वापस ऊपर की तरफ भागी। श्री को भागता देख रणविजय ने भी तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दिया। श्री ने एक बार पलटकर पीछे की तरफ देखा और वापस अपने कमरे की तरफ भागने लगी। बीच में कई बार श्री गिरते गिरते बची पर जैसे तैसे उसने खुद को गिरने से बचा लिया और जल्दी से अपने रूम में आकर उसने जैसे ही अपने रूम का डोर बंद करना चाहा, रणविजय ने डोर पर हाथ रख उस डोर को बंद करने से रोक दिया।
श्री पूरा जोर लगा रही थी डोर को बंद करने की, पर रणविजय का एक हाथ ही काफ़ी था उस डोर को बंद होने से रोकने के लिए। डर की वजह से तो श्री को लग रहा था जैसे उसके हाथों में भी जान नहीं है, लेकिन वो कैसे भी करके खुद को रणविजय से बचाना चाहती थी। उसकी आंखों से डर की वजह से आंसू बह रहे थे, क्योंकि जिससे वो पिछले 1 साल से भाग रही थी, आज वो खुद उसे ढूंढता हुआ वहाँ पहुँच गया था। और वो जानती थी कि इस हवेली में वो बिल्कुल अकेली है, और एक बार फिर से वो सब कुछ नहीं झेलना चाहती थी जिसने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। आज वो एक बार फिर से खुद को उसी जगह महसूस कर रही थी जहाँ वो 1 साल पहले थी। श्री को इतना जोर लगा था देखकर रणविजय ने एक ही बार में उसे डोर को जोर से धकेला, जिससे श्री सीधे फर्श पर जाकर गिरी। रणविजय रूम के अंदर आया और किसी शिकारी की तरह श्री को घूरते हुए बोला, बहुत भाग ली तुमने मुझसे। तुमने क्या सोचा था कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? नहीं श्री, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ बर्दाश्त करना है। मेरी मोहब्बत को मुझसे दूर करके तुम ऐसे सुकून से कैसे रह सकती हो? तुम्हारी तो हर सांस को मैं तुम्हारी सजा बना दूंगा। श्री धीरे से पीछे की तरफ खिसकते हुए बोली, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। इस वक्त श्री को रणविजय किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। श्री उसके आगे हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ा रही थी, पर उसे श्री के आंसू से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। श्री पीछे की तरफ खिसकते हुए सीधे दरवाजे से सटकर बैठ गई। वो डर से खुद में ही सिमटती जा रही थी। अब उसके पास रणविजय से दूर जाने का कोई और रास्ता नहीं था। रणविजय अपने कदमों को उसकी तरफ बढ़ाते हुए उसके करीब आया और पंजों के बल उसके सामने बैठते हुए बोला, श्री, तुम अभी इतने आंसू क्यों बहा रही हो? मैं तुम्हें पूरा मौका दूंगा श्री इन आंसुओं को बहाने का, पर अभी नहीं। अभी तो हम मिले हैं, तो क्यों ना कुछ बातें हो जाए। कहते हुए रणविजय ने जैसे ही श्री के गालों को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, श्री ने डर कर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और रोते हुए बोली, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। आपने मुझे जितनी सज़ा देनी थी दे दी है, अब क्या चाहते हैं आप? रोने की वजह से श्री का मासूम सा चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था और उसके चेहरे पर उसका डर बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। डर की वजह से वो पूरी तरह से कांप रही थी। वहीं श्री की बात सुनकर रणविजय ने एक अजीब सी स्माइल के साथ कहा, मैं क्या चाहता हूँ? श्री, तुम जानती हो कि मैं सिर्फ तुम्हारी बर्बादी चाहता हूँ। मैं तुम्हें तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी चीखें सुनना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारी तड़प ही मेरा सुकून है और तुम्हारी बर्बादी ही मेरी मंजिल। कहकर रणविजय ने श्री के बालों को कसकर पकड़ा और उसके चेहरे को अपने करीब करते हुए कहा, आंखें खोलो श्री और मेरी तरफ देखो। डर की वजह से श्री ने अपनी आंखें नहीं खोली, तो रणविजय ने उसके बालों पर अपनी पकड़ और भी ज़्यादा कसते हुए इस बार थोड़ा तेज आवाज़ में कहा, मैंने कहा आंखें खोलो। रणविजय की ऐसा कहते ही श्री ने झटके से अपनी आंखें खोल दी और डरी हुई नज़रों से वह रणविजय की आंखों में देख रही थी। रणविजय की आंखें इस वक्त गुस्से से लाल थी और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी नज़र आ रही थी। अब दोनों ही एक दूसरे की आंखों में अलग अलग इमोशंस के साथ देख रहे थे। जहां रणविजय की आंखों में काफ़ी खतरनाक वाले इमोशन से, वहीं श्री की आंखों में एक डर, एक खौफ नज़र आ रहा था। जहां रणविजय की आंखें इस वक्त गुस्से से लाल थी, वहीं श्री की आंखें डर और रोने से लाल हो चुकी थी। रणविजय ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने जो वहाँ से भाग कर एक और गुनाह किया है ना श्री, उसकी सज़ा भी तुम्हें ज़रूर मिलेगी। आज तुम्हारी वजह से मेरी शिवांगी मेरे पास नहीं है। आज जिस तरह से मैं उसके लिए तड़प रहा हूँ ना, अब तुम भी तड़पोगी मेरी कैद में रहकर। कहकर रणविजय ने उसके बालों को पकड़ते हुए ही उसे खड़ा किया, तो श्री अपने छोटे छोटे हाथों से रणविजय को मारने लगी। मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, कोई मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। श्री अपनी मदद के लिए चिल्ला रही थी, पर रणविजय को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने श्री के बालों को कसकर पकड़ते हुए उसे लगभग घसीटते हुए रूम से बाहर ले आया। श्री अपनी मदद के लिए चिल्लाए जा रही थी,
पर इतनी बड़ी हवेली में श्री की आवाज़ कौन सुनता। वैसे भी वहाँ की सर्वेंट भी वहाँ मौजूद नहीं थे और ये हवेली भी पूरी तरह से खाली थी। रणविजय उसका हाथ पकड़े हुए ही उसे सीढ़ियों से नीचे की तरफ लाने लगा। कुछ देर में रणविजय उसे हवेली से बाहर ले आया और अपनी गाड़ी की फ्रंट सीट पर उसे लगभग धकेल कर गाड़ी का डोर एक तेज आवाज़ के साथ बंद कर दिया और जल्दी से आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। श्री गाड़ी की विंडो पर हाथ मारते हुए मदद के लिए किसी को पुकार रही थी। प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, मुझे इनके साथ नहीं जाना। पर वहाँ कोई भी नहीं था जो श्री की मदद कर सके। श्री रोते हुए चिल्लाए जा रही थी, दादी दादी मुझे बचाइए, मुझे इनसे बचाइए दादी। वहीं रणविजय ने एक नज़र श्री की तरफ देखा और फिर गाड़ी स्टार्ट कर स्पीड के साथ आगे बढ़ा दी। पूरे रास्ते श्री रणविजय के सामने गिड़गिड़ा रही थी, उसे छोड़ देने की भीख मांग रही थी। पर रणविजय ने अब एक बार भी श्री की तरफ नहीं देखा और सामने की तरफ देखते हुए फुल स्पीड के साथ गाड़ी ड्राइव करता रहा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा खतरनाक नजर आ रहे थे। तभी उनकी गाड़ी एक मंदिर के बाहर आकर रुकी। श्री ने विंडो से बाहर की तरफ देखा और फिर रणविजय की तरफ, जो अपनी सीट बेल्ट ओपन कर अपनी ड्राइविंग सीट से बाहर आ गया। श्री को समझ नहीं आया कि रणविजय उसे मंदिर क्यों लेकर आया है। तभी रणविजय ने उसकी साइड का डोर ओपन किया और एक बार फिर उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर बाहर निकाला। रणविजय के ऐसे खींचकर बाहर निकालने से श्री गिरते गिरते बची थी। वहीं रणविजय उसे लगभग घसीटते हुए अपने साथ मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। ऊपर जाने के बाद श्री ने देखा कि मंदिर के बाहर ही एक मंडप तैयार किया गया था, जहाँ बैठा हुआ पंडित हवन की तैयारी कर रहा था। रणविजय श्री को फर्श की तरफ धकेलते हुए पंडित जी से कहा, पंडित तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस शादी को कंप्लीट करो। पंडित ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, आप कन्या के साथ में यहीं बैठ जाइए, मैं अभी यह हवन शुरू करता हूँ। श्री उठकर वहाँ से जल्दी से भागने लगी। तभी रणविजय ने फुर्ती से उसका हाथ एक बार फिर से पकड़ लिया और उसके मुंह पर एक जोर का थप्पड़ लगाते हुए कहा, दोबारा यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना, समझी? चुपचाप यहाँ बैठो। श्री उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, मुझे आपसे शादी नहीं करनी, आप मेरे साथ ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, छोड़ो मुझे। रणविजय ने गुस्से से उसके मुंह पर एक और थप्पड़ जड़ते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो, मैंने तुमसे पूछा नहीं है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है कि नहीं। अब एक शब्द तुमने अपने मुंह से निकाला तो तुम्हारी जबान खींच लूंगा। श्री कहकर रणविजय ने जबरदस्ती उसे हवन कुंड के सामने बैठा दिया। वहीं पंडित तो यह नज़ारा देखकर खुद ही घबरा गया। वो मन ही मन बोला, हे भगवान, यह मासूम सी बच्ची किस राक्षस के चंगुल में फंस गई है, भगवान इसकी रक्षा करना। पंडित में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रणविजय का सामना कर सके, इसलिए वो चुपचाप ही मंत्र उच्चारण करने लगा। अब रणविजय श्री के बगल में ही बैठा हुआ था। उसका चेहरा इस वक्त एक्सप्रेशन लेस था। वहीं श्री उसके बगल में बैठे हुए ही शिशक रही थी। उसमें अब इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो रो भी सके। उसके होठों के किनारे से खून बह रहा था। थप्पड़ मारने की वजह से उसके होठों पर कट लगने की वजह से दर्द भी हो रहा था और उसके नाजुक से गालों पर रणविजय की सख्त उंगलियों के निशान साफ नजर आ रहे थे। वो अपनी खाली आंखों से हवन की अग्नि को देख रही थी। वो समझ चुकी थी कि अब चाहे वो कुछ भी कर ले, वो अब चाहकर भी रणविजय के चंगुल से नहीं बच सकती। पंडित जल्दी जल्दी मंत्र उच्चारण करने लगा। कुछ ही देर में उसने रणविजय से कहा, फेरों के लिए खड़े हो जाइए। पंडित जी की ऐसा कहते ही रणविजय अपनी जगह से खड़ा हुआ, लेकिन श्री अभी भी वहाँ पर ऐसे ही बैठी हुई थी। रणविजय ने एक नज़र श्री की तरफ देखा और फिर श्री का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती खड़ा करते हुए हवन कुंड के चारों तरफ फेरे लेने लगा। कुछ ही देर बाद उनके फेरे संपन्न हुए तो उसने वापस श्री को वहीं पर बैठा दिया। श्री तो किसी कठपुतली की तरह वो शब्द कर रही थी जो रणविजय उससे करवा रहा था। पंडित जी ने एक मंगलसूत्र रणविजय की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह मंगलसूत्र आप वधू के गले में डाल दीजिए। रणविजय ने वह मंगलसूत्र अपने एक हाथ से उठाया और उसे अजीब नज़रों से देखते हुए, यह मंगलसूत्र नहीं श्री, यह तुम्हारे गले का वो फंदा है जो जिंदगी भर
तुम्हें मुझसे बांध कर रखेगा और तुम्हें हमेशा यह याद दिलाएगा कि तुम जिंदगी भर के लिए मेरी गुलाम हो। ये कहकर रणविजय ने वो मंगलसूत्र श्री के गले में बांध दिया। रणविजय की बातें सुनकर पंडित जी भी खुद पसीना पसीना हो रहे थे। उन्हें श्री के लिए बहुत बुरा लग रहा था, पर वह यह भी जानते थे कि वह चाह कर भी उस लड़की के लिए कुछ नहीं कर सकते, वरना सामने बैठा यह राक्षस उन्हें भी मौत के घाट उतार सकता है। फिर पंडित जी ने एक थाली में रखा हुआ सिंदूर रणविजय की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इससे कन्या की मांग भर दीजिए। रणविजय ने एक नज़र श्री की तरफ देखा, जो अभी भी बुत बनी हुई बैठी हवन कुंड की अग्नि को देख रही थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो एक जिंदा लाश हो। रणविजय ने जब श्री को ऐसे देखा तो उसके होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने थाली में रखा हुआ सिंदूर अपनी मुट्ठी में भरा और श्री की तरफ देखते हुए कहा, इस सिंदूर का लाल रंग तुम्हें हमेशा ही अपनी बर्बादी का रंग याद दिलाएगा, और लाल रंग तो खून का भी होता है ना, तो जाहिर सी बात है सारी जिंदगी तुम मेरे साथ रहकर खून के आंसू बहाओगी। कहने के साथ ही रणविजय ने अपनी मुट्ठी में भरा हुआ सारा सिंदूर श्री के सिर पर लगा दिया। उसमें से कुछ सिंदूर श्री के चेहरे पर भी गिरा। इसी के साथ श्री की खाली आंखों से आंसू की बूंदें बहकर उसके गालों को भिगोने लगी और उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। जहाँ एक लड़की के लिए उसकी शादी एक खूबसूरत सपने की तरह होती है, वहीं श्री के लिए तो यह वो खौफनाक पल था जिसे वो कभी नहीं जीना चाहती थी। तभी पंडित जी की आवाज़ उसके कानों में आई, अब आप दोनों का विवाह संपन्न हुआ, आप दोनों अब पति पत्नी हुए। पंडित जी के ऐसा कहते ही रणविजय के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आई और उसने फिर श्री की तरफ देखते हुए कहा, शादी मुबारक हो बीवी। ये कहने के साथ ही रणविजय खड़ा हुआ और उसने श्री का हाथ पकड़कर उसे खींचकर खड़े होते हुए कहा, लो बांध दिया तुम्हें अपने साथ एक ऐसे बंधन में जो तुम्हारे लिए सिर्फ घुटन के सिवा कुछ नहीं होगा। श्री अभी भी ऐसे ही बुत बने खड़ी हुई थी जैसे अब उसमें जान भी ना बची हो। रणविजय ने उसके हाथ को कसकर पकड़ा और उसे एक बार फिर खींचकर अपने साथ लेकर जाने लगा। अब तो श्री में इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो रणविजय के सामने अपने लिए भीख मांग सके या उसे छोड़ देने के लिए कह सके। कुछ देर बाद रणविजय उसे वापस हवेली लेकर आया और उसका हाथ पकड़े हुए ही सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। पर इस बार रणविजय उसे उसके रूम नहीं लेकर गया, बल्कि उसे दूसरे रूम लेकर गया। यह रूम रणविजय का ही था और यह बात श्री भी जानती थी, पर श्री कभी भी इस तरफ नहीं आई थी। दरअसल यह रूम जिस फ्लोर पर बना हुआ था उस फ्लोर पर कोई भी नहीं जाता था। सिर्फ एक ही सर्वेंट को उस फ्लोर पर जाने की परमिशन थी, जो सिर्फ उसकी सफाई के लिए वहीं जाता था। श्री हमेशा से ही जानती थी कि इस वक्त वो रणविजय की दादी के पास रहती है। दरअसल कावेरी माई को यही लगा था कि रणविजय उसे पूरी दुनिया में ढूंढेगा, बस एक यही यहाँ नहीं ढूंढेगा, और दादी की मौजूदगी में रणविजय उसके साथ कभी कुछ गलत भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि रणविजय के लिए उसकी फैमिली क्या मायने रखती है। अगर पूरी दुनिया में कोई था जिसकी बात रणविजय कभी नहीं टालता था या जिन्हें वो कभी भी तकलीफ नहीं देना चाहता था, तो सिर्फ उसकी मॉम और उसकी दादी थी, क्योंकि फैमिली के नाम पर रणविजय के पास सिर्फ यह दोनों ही थे और रणविजय इन दोनों से भी बहुत प्यार करता था। लेकिन आज तो ना यहाँ पर रणविजय को रोकने के लिए उसकी दादी मौजूद थी और ना ही उसकी माँ। रणविजय उसे अपने साथ खींचते हुए एक बड़े से रूम में लेकर आया। यह रूम शायद हवेली का सबसे ज़्यादा बड़ा और आलीशान रूम था और इसका इंटीरियर भी काफ़ी ज़्यादा क्लासी था। पर श्री को तो इस वक्त जैसे कोई होश ही नहीं था। रणविजय ने उसे सोफे पर ढकेल दिया और अपनी ब्लेजर से कुछ पेपर्स निकालकर उसके सामने टेबल पर पटकते हुए कहा, साइन इट। श्री ने अपनी खाली नज़रों से उस पेपर की तरफ देखा और फिर सवालिया नज़रों से रणविजय की तरफ, तो रणविजय ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, मेरी तरफ ऐसे क्या देख रही हो, मैंने कहा साइन करो उस पर। श्री ने डरते हुए उन पेपर्स को अपने हाथों में लिया और उन्हें देखकर कन्फ्यूजन से रणविजय की तरफ देखते हुए पूछा, यह कैसे पेपर हैं? तो रणविजय उसकी तरफ बढ़ा और अपना एक पैर सोफे पर रख श्री के बालों को खींचकर उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा, हमारा मैरिज सर्टिफिकेट और दूसरे हमारे डाइवोर्स पेपर। अब और सवाल मत पूछो और चुपचाप इस पर साइन करो, क्योंकि तुम्हारे सभी सवालों को जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझता। श्री ने कांपते हुए पूछा, पर शादी के साथ डाइवोर्स पेपर?
श्री आगे कुछ बोलते उससे पहले ही रणविजय ने उसके गालों को कसकर पकड़ते हुए कहा, तो तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें अपनी बीवी का दर्जा दूंगा? नहीं, तुम मेरी बीवी तो कहलाओगी सिर्फ दुनिया के सामने, लेकिन हकीकत में तो तुम मेरी मिस्ट्रेस हो। क्योंकि बिना शादी के किसी मर्द के साथ रहने वाली को क्या कहा जाता है श्री? कहते हुए रणविजय के फेस पर एक अजीब सी शैतानी स्माइल आ गई, जिसे देखकर श्री की तो रूह तक कांप गई। अब वो समझ गई कि रणविजय उसके साथ क्या करना चाहता है, और यह सोचते ही श्री की आंखों के किनारों से आंसू बहने लगे। वो घुटी हुई सी आवाज़ में बोली, मत कीजिए मेरे साथ ऐसा, प्लीज़, इससे अच्छा तो आप मुझे मार दीजिए। रणविजय ने उसके चेहरे को झटकते हुए कहा, ताकि तुम्हें मार कर तुम्हें इन तकलीफ़ों से मुक्ति दे दूँ, है ना? यही तो नहीं चाहता मैं तो चाहता हूँ कि तुम तिल तिल कर मेरे सामने मरो, वैसे ही तड़पो जैसे मेरी शिवांगी मेरी बाहों में तड़पी थी। उसकी खून का हर एक कतरा मैं तुम्हारी आंखों से खून की आंसू बनकर बहता हुआ देखना चाहता हूँ श्री। अब चुपचाप इस पर शाइन करो। श्री ने बेबस नज़रों से उस पेपर्स की तरफ देखा और चुपचाप उस पेपर्स पर शाइन कर दिया, क्योंकि वो समझ गई थी कि कोई भी उसे अभी रणविजय जैसे शैतान से नहीं बचा सकता। उन पेपर्स पर शाइन होते ही रणविजय ने पेपर्स को उठाकर एक नज़र देखा और फिर श्री की तरफ देखते हुए कहा, यह राज हम दोनों के बीच में होना चाहिए श्री, वरना तुम्हारे साथ साथ किसी और की भी ज़िंदगी मुसीबत में आ सकती है। फिर उस पेपर्स को वापस टेबल पर पटकते हुए उसने श्री के बालों को पकड़कर वापस खड़ा किया और अपने करीब करते हुए कहा, तुम्हें जवाब चाहिए था ना? तो चलो, आज हमारी शादी और डाइवोर्स दोनों ही एक ही दिन हुआ है, तो तुम्हें एक गिफ्ट देना तो बनता है। तो मैं तुम्हें यह बात अच्छे से समझा देता हूँ कि मैरिज सर्टिफिकेट के साथ मैंने डाइवोर्स पेपर पर तुम्हारी साइन क्यों ली। दरअसल तुम पूरी दुनिया के सामने मेरी बीवी बनाकर रहोगी, यहाँ तक कि मेरी बेड पर भी, लेकिन हकीकत तुम जानती हो कि तुम बिस्तर पर मेरे साथ किस हैसियत से रहोगी, और यही सर्च दर्द बनकर तुम्हें तिल तिल कर मारेगा श्री, क्योंकि हर रात तुम्हें यही एहसास होगा कि तुम्हारी औकात मेरे लाइफ में क्या है। तो अब तुम्हें जवाब मिल गया ना तुम्हारे सवालों का? कहने के साथ ही रणविजय ने उसे बेड की तरफ धकेल दिया। श्री मुंह की बल जाकर बेड पर गिरी, लेकिन उसने पलटकर रणविजय की तरफ नहीं देखा और वो बेड पर ही अपना चेहरा छुपाए सिसकने लगी। उसे अपनी बेबसी पर भी रोना आ रहा था कि क्या से क्या हो गया, उसकी ज़िंदगी क्या थी और अब क्या बनकर रह गई है। रणविजय बेड के पास आया और अपना ब्लेज़र उतार कर उसके साइड में फेंका और फिर अपनी शर्ट की बटन ओपन करते हुए उसे एक हिराकत भरी नज़रों से देखते हुए बोला, वैसे तुम इसी के लायक हो श्री, और तुम इस तरह से रोना धोना बंद कर रही हो। और तुम इस तरह से रोना धोना क्यों कर रही हो? तुम तो हमेशा से यही चाहती थी ना, मेरे करीब रहना, इसलिए तुमने यही सब किया था ना। तो ऐसे क्यों जता रही हो जैसे मैं तुम पर किसी तरह का जुल्म कर रहा हूँ? हाँ, यह बात अलग है कि तुम्हें वो सब वैसा नहीं मिल रहा जैसा कि तुमने सोचा था, पर चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हारे साथ वो सब हो जिसके बारे में तुमने अपने खौफनाक सपने में भी नहीं सोचा हो। कहने के साथ ही रणविजय ने उसे झटके से अपनी तरफ पलटा और उसके दोनों हाथों को पकड़कर बेड पर प्रेस करते हुए उसकी नेक पर बाइट करने लगा। वो यह सब इतनी वाइल्ड तरीके से कर रहा था कि श्री के मुंह से दर्द भरी आहें निकल रही थी। श्री ने दर्द भरी आवाज़ में कहा, प्लीज़ मेरे साथ ये मत कीजिए, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। रणविजय ने ऐसे ही उसकी नेक को बाइट करते हुए कहा, यही तो मैं चाहता हूँ, तुम्हें इस हद तक दर्द देना जो तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर हो, लेकिन तुम्हारी ये दर्द भरी आहें मेरे दिल को बड़ा सुकून पहुँचाते हैं। कहने के साथ ही रणविजय उसके साथ और भी ज़्यादा वाइल्डली पेश आने लगा और कुछ ही देर में उस रूम में एक बार फिर से श्री की दर्द भरी चीखें गूंजने लगी, लेकिन रणविजय उसके जिस्म से ज़्यादा तो उसके दिल को घायल कर रहा था। सुबह का वक्त, सुबह की धूप खिड़की से छन कर श्री के मासूम से चेहरे पर पड़ रही थी। श्री का चेहरा जो इस वक्त काफ़ी मुरझाया हुआ नज़र आ रहा था, उस पर बनी आंसुओं की लकीरें और चेहरे पर नज़र आ रही बेइंतहा दर्द जो उसने रात भर बर्दाश्त किया था, उसे और भी ज़्यादा दयनीय बना रहा था।
आंखों पर सीधी धूप पड़ने से श्री ने कशमशा कर अपनी आंखें खोली। श्री ने जैसे ही करवट लेनी चाही, तभी उसके मुंह से दर्द भरी एक आह निकली। इस वक्त उसने एक पतला सा ब्लैक कलर का ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था। श्री ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली और कुछ देर तक उस रूम की सीलिंग को देखने लगी। धीरे धीरे उसे कल रात का वो खौफनाक मंजर याद आने लगा। यह याद आते ही श्री ने घबरा कर अपने बगल में देखा, जहाँ इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। श्री को कल रात का सब कुछ याद आने लगा, जिसे याद कर श्री की आंखों के किनारे से एक बार फिर से आंसू बहने लगी। वो किसी तरह से हिम्मत कर ब्लैंकेट को पकड़कर बेड पर उठकर बैठ गई और हेड रेस्ट से टैक लगाए उसने पूरे रूम को एक नज़र देखा। उस काले रंग के ब्लैंकेट में श्री का गोरा रंग किसी सोने की तरह चमक रहा था और सुबह भी भीनी भीनी धूप उसके रंग को और भी ज़्यादा निखार रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर नज़र आ रहे दर्द को कम नहीं कर पा रही थी। श्री अपनी खाली आंखों से एकटक सामने की तरफ देख रही थी। उसका पूरा शरीर बुरी तरह से दुख रहा था। दर्द को बर्दाश्त करने के लिए श्री ने अपने ब्लैंकेट को और भी ज़्यादा कसकर पकड़ लिया। श्री के नाजुक से शरीर पर निशान साफ नजर आ रहे थे। श्री किसी तरह बेड से उतरी, लेकिन फर्श पर कदम रखते ही एक दर्द की लहर उसकी पूरी बॉडी में दौड़ गई और वो लड़खड़ा कर दोबारा बेड पर बैठ गई। आज तो उसके पास कावेरी माई भी नहीं थी जिनसे वह अपना दर्द बांट पाती। श्री ने कसकर अपनी आंखें बंद की और हिम्मत करके दोबारा खड़ी हुई और किसी तरह से धीरे धीरे बढ़ाकर वो ड्रेसिंग के पास जाकर खड़ी हो गई। मिरर के सामने आकर उसे एक बार फिर से वही अक्स नज़र आया, लेकिन वो अक्स उसके अतीत का नहीं, उसके प्रेजेंट टाइम का था, क्योंकि श्री के चेहरे पर बने रणविजय की उंगलियों के निशान, उसके होठों को किनारे पर लगा हुआ वो कट, उसकी होठों पर नज़र आ रहे बाइट के निशान और उसकी पूरी बॉडी जिस पर जगह जगह रणविजय की गई बेरहमी के सबूत नजर आ रहे थे। श्री के हाथ उसके ब्लैंकेट से छूट गए और इसी के साथ वो ब्लैंकेट फर्श पर गिर गया। वो आंखों में आंसू लिए अपनी पूरी बॉडी को देख रही थी। उसका ये नाजुक सा जिस्म, जिसे देखकर ही लग रहा था कि इस नाजुक सी लड़की को कितनी बेरहमी के साथ ट्रीट किया गया था। खुद को इस हालत में देखकर श्री को तो अब खुद पर भी तरस आ रहा था। तभी उसे आज से 1 साल पहले की श्री उस मिरर में नजर आई, जिसके फेस पर वही दर्द भरी स्माइल थी। उसने श्री को देखते हुए कहा था ना तुमसे श्री, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारी बुरी किस्मत कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। आखिरकार उसने तुम्हें एक बार फिर से ढूंढ ही लिया श्री। अब बोलो कैसे बचोगी उससे। देखो अपनी मांग में भरा यह सिंदूर और तुम्हारे गले में पड़ा हुआ यह मंगलसूत्र जो किसी बेड़े की तरह नजर आ रहा है तुमसे। तुम्हारा सपना, तुम्हारा सब कुछ तो उसने पहले ही छीन लिया था। अब तो तुम्हारा आत्मसम्मान भी उसने रौंद डाला। अपने अक्ष की इस बात को सुनकर श्री के फेस पर भी वही दर्द भरी मुस्कान आ गई जो उसके अक्ष के चेहरे पर नजर आ रही थी। श्री ने अब एक शब्द भी नहीं कहा और अपने कदम वॉशरूम की तरफ बढ़ा दिए। वॉशरूम में जाकर श्री शावर के नीचे खड़ी हो गई और शावर ऑन कर दिया। शावर का पानी धीरे धीरे श्री की पूरी बॉडी को भिगो रहा था। तो वहीं श्री किसी बूत की तरह खड़ी भीग रही थी, लेकिन अब वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और उसके दिल का दर्द उसकी आंसुओं के रूप में उसकी आंखों से बाहर बहने लगा। श्री वहीं फर्श पर बैठकर अब बेतहासा रोई जा रही थी। वह चीख रही थी। वह चीख तो पता नहीं उसने कब से अपने दिल में दबा के रखी हुई थी। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो श्री को ऐसे टूटते बिखरते देखकर उसका दिल ना कांपे, लेकिन कहते हैं ना कि आंसू के बहने की भी लिमिट होती है, और वह लिमिट श्री के लिए तो कब की पार हो चुकी थी। धीरे धीरे कर उसका रोना भी अब सिसकियों में बदल गया। श्री वहीं काफ़ी देर तक सावर के नीचे घुटने मोड़ सिमटी हुई सी बैठी हुई थी। अब तो उसकी आंखों से आंसू बहने भी बंद हो गए थे। कुछ देर बाद वो खड़ी हुई और उसने सावर को बंद कर खुद को बाथरूम से लपेट लिया और वॉशरूम से बाहर आ गई। श्री जब वॉशरूम से बाहर आई तो तभी उसकी नज़र सोफे पर बैठे हुए रणविजय पर गई। रणविजय जो इस वक्त सोफे पर
एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था। उसने बिना किसी भाव के श्री की तरफ देखा। रणविजय को एक बार फिर उस अपने सामने देख श्री भी कुछ पल के लिए तो कांप सी गई, पर जल्दी से उसने अपनी नजरें रणविजय से फेर ली। रणविजय सोफे से खड़ा हुआ और उसने अपने कदम श्री की तरफ बढ़ा दिए। रणविजय को अपने पास आते देख श्री थोड़ी सी सहम गई और अपने कदम पीछे लेने लगी, लेकिन इससे पहले कि श्री और भी ज़्यादा पीछे जा पाती, पीछे दीवार होने की वजह से वो सीधा दीवार से लगकर खड़ी हो गई। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या होने वाला है ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें। आगे यह कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों, इस कहानी को ज़रूर सुनें। इसका अगला पार्ट जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। अगर आप लोगों ने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका पहला भाग ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई कहानी डले तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों।